नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी राजकुमार के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मौजूद हम भिवानी में और हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल सिंह बागड़ी। सर, स्वागत है धाकड़ है हरियाणा। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप के जो धाकड़ है हरियाणा के दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार, जय भीम। सर, 1 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जी। उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली है वर्गीकरण की, उन्होंने वर्गीकरण के आदेश दिए हैं। दूसरी बात है, ये फैसला करने के लिए राज्यों को शक्ति दे दी है। अगर राज्य सरकार अपनी मर्जी से ABCD जो भी बनाना चाहे बना सकती हैं। और सबसे अहम बात है क्रीमी लेयर। अगर एक पीढ़ी को आरक्षण का लाभ मिल गया तो उसके बाद जो सेकंड जनरेशन है, दूसरी पीढ़ी है, उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा, उससे वंचित हो जाएंगे। 3 ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रीमी लेयर की। क्या कहना चाहेंगे क्रीमी लेयर के बारे में? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संविधान सम्मत है या नहीं? आप क्या मानते हैं? देखिए, आपका जो प्रश्न है वो समाज के हित में देख रहे हैं उसको, कि जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है क्रीमी लेयर का। आप क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। क्रीमी लेयर से पहले मैं आपको बता दूं, जो वर्गीकरण का मामला है, जो वर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों पर छोड़ा है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा देर हुई है। लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। इस पे वर्गीकरण पे तो ये है कि देर से आए दुरुस्त आए। और फिर भी हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और दूसरा, आपने पूछा क्रीमी लेयर के बारे में। राज्य सरकारों को जो अधिकार दिया है, जी जी, जबकि संविधान में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है, ना कि राज्य सरकारों को। ऐसा है, ये राज्य सरकारों को संविधान में कुछ अमेंडमेंट करने का अधिकार नहीं है, ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन कुछ अधिकार उसके पास है, राज्य सरकार के पास, जो अपने राज्य स्तर पर वो दे सकती हैं। इसके अलावा जो सेंटर की बात करते हैं और केंद्र सरकार की बात करते हैं, केंद्र सरकार ने इस चीज का विरोध नहीं किया कि इन लोगों को, DSC के लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए या आरक्षण में वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। ऐसा कहीं से सुनने में नहीं आया है, ना सरकार की तरफ से और ना माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। राज्य सरकारों को जो अधिकार दिए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या राज्य सरकारों को अधिकार दिए हैं या उचित है या अनुचित है? ऐसा है, केंद्र चाहे तो ये अपने लेवल पर भी कर सकती थी, लेकिन स्टेट में हर स्टेट में DSC कैटेगरी की जो बात है, DSC वर्ग की जो बात है, वो कहीं ना कहीं हर स्टेट में अलग अलग जनसंख्या के अनुपात देखा जाता है। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। लेकिन इसमें फैसला केंद्र सरकार का नहीं है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया हुआ था और स्टे के द्वारा फिर उसको वर्गीकरण को खत्म करके
1 कर दिया गया था, वो 1 अगस्त को हटाया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और राज्यों को इसका अधिकार दिया गया है कि उपवर्गीकरण बना करके सरकारी नौकरियों में राज्य सरकारें दे सकती है। शिक्षा की बात आती है, अभी शिक्षा में भी वर्गीकरण है ऑलरेडी हरियाणा में। अभी मैंने कल परसों देखा था, तो उसमें एमए में दाखिले एमडीयू का एक लेटर था, उसमें टोटल 6 पोस्ट एससी की थी, 6 डीएससी की थी। जी जी। तो किसी ने उसको शेयर किया हुआ था, उसमें ये दिखाया था भाई देखो डीएससी की सारी पोस्टें खाली रह गई। जी जी जी। फिर मैंने डीएससी से ऊपर वाली लाइन देखी, तो उसमें एससी लिखा हुआ था, उसमें भी 6 पोस्टें थी जी, उसमें भी 3 खाली थी, लेकिन उस 3 की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। मैंने कहा भाई ऊपर भी 6 पोस्टें थी, ऊपर भी 3 खाली रहेगी। यानी कमी तो दोनों वर्गों में भी आज भी है कि शिक्षा की तरफ उनका रुझान नहीं है। क्या मानते हैं आप? भारती जी, कुछ जो वर्षों की कमियां हैं, जो वर्षों की कमियां हैं, उस कमी को हम उसका पटाक्षेप नहीं कर सकते, उसको समाप्त नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इन लोगों को अवसर मिलेगा, बीएससी समाज को, लोग वैसे वैसे जागरूक भी होंगे, हक और अधिकारों के लिए और भी जागरूक होंगे। और इस तरह की जो आप बात बता रहे हो कि पोस्टें खाली रहेगी या मतलब सीटें खाली रह गई, उन पर भी अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जी। तो वैसे बात की अगर जाए, सुप्रीम कोर्ट का जो पहले फैसला आया था वो धारा 341 का था जी। अभी 341 में ये कहीं नहीं लिखा भाई हम इसमें वर्गीकरण कर सकते हैं जी, मान गए। लेकिन 341 को अवॉइड करके फैसला दिया गया है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 341 को अवॉइड करके आप मानते हैं कि ये फैसला दिया गया है, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को देखना है। ये चीज तो हमें तो अपनी भूख से मतलब है, हमें तो अपनी भूख से मतलब है। इस 341 को की अनदेखी, चाहे सहमति से और चाहे असहमति से, अनदेखी करके चाहे देखी करके, हमें तो कमजोर तबके को, कमजोर व्यक्ति को, कमजोर समाज को, कमजोर जाति को हक की तरफ देखता है। और ये जो आप मामला बता रहे हो, अनदेखी की गई है, अनदेखी की गई है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट देखेगा उस चीज को। उससे भी बड़ी बड़ी जो क्या बोलते हैं बेंचे हैं, ठीक है, वो बेंचों में जाएगा, मामला चलेगा। अब देश भी तो देख रहा है इस चीज को, पूरा देश इस चीज को देख रहा है। मेरी समझ से एक वर्ग के अलावा दूसरा वर्ग इस चीज को महसूस करता है कि जो अधिकार, जो हक इनको बहुत पहले मिल जाने चाहिए थे डीएससी समाज को, वो बहुत देर से मिल रहे हैं। वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की मतलब संज्ञान में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया है। तो कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्रीमी लेयर का भी फैसला जो आया है, क्रीमी लेयर के बारे में आपकी राय क्या है? ये तो सर्वविदित है जी, आप भी जानते हैं इस बात को, मैं भी जानता हूं। और जो गुनाह कर ना सके और फिर उस गुनाह किया किसी और ने और सजा मिले किसी और को, क्रीमी लेयर तो पूरे देश में लागू होना चाहिए, सब पर लागू होना चाहिए। अगर क्रीमी लेयर लागू होता है तो सब पर ही लागू होना चाहिए।
कुछ लोगों का ये भी मानना है अगर भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी संख्या भारी, जिसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी संख्या के जनगणना कर, जातिगत जनगणना करवा करके जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको उतना आरक्षण दे दिया जाए, 100% बांट दिया जाए, एक भी जाति को ना छोड़ा जाए, चाहे जाट हो, गुज्जर हो, बनिया हो, मराठा हो, पटेल हो, सबको दे दिया जाए उनका हक। ये भारती जी, ये प्रश्न आपका है या मतलब कहीं और से इसको उठा के लेके आए हो? ये प्रश्न मेरा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है, पूरे देश के लोगों का है। भाई आरक्षण है, जैसे पिछले राजकुमार सैनी भी पिछले काफी समय से इस बात को उठाते रहे हैं। अब भाई आरक्षण को 100% बांट दिया जाए, भाई जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको बांट दें। राजकुमार सैनी भी हैं, वामन मेश्राम भी हैं, और भी बहुत से नेता हैं जो नेशनल लेवल के नेता हैं, वो इस बात को लगे हुए हैं काफी समय से। अभी 100% आरक्षण दिया जाए ताकि उसमें जाट की भी हिस्सेदारी हो। आज अगर हम जर्नल की बात करते हैं तो जर्नल में भी कुछ एक जातियां फायदा उठा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो मात्र सिर्फ 2 ही जातियां का प्रभुत्व है, ब्राह्मण और बनिए, तीसरी कोई जाति है ही नहीं, कोई इक्का दुक्का को छोड़ करके, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लोगों की ये भी डिमांड है कि भाई जिस प्रकार से यूपीएससी आईएएस की परीक्षा लेता है, इसी तरह जज की परीक्षा के लिए भी न्यायिक सेवाओं का कोई आयोग बनाना चाहिए। क्या कहते हैं? कहीं ना कहीं 100% का 100% जो समाज आरक्षण ले रहा था, बाबा साहब की जो देन है वो ये है कि कम से कम बाबा साहब ने वंचितों को 50% दे करके हिस्सेदारी की है। पूना पैक्ट पे ज्यादा जाने की मतलब जरूरत नहीं, सर्वविदित है, सबको पता है इस बात का कि पूना पैक्ट का जो हमें लाभ मिलना था, वो जो लाभ मिलना था वो कहीं ना कहीं स्वार्थ में दब के रह गया और बाबा साहब की एक मजबूरी बन गई वो पूना पैक्ट का समझौता मानने के लिए। अगर वो पूना पैक्ट का, और बाबा साहब ने भी कहा, बाबा साहब ने कहा है कि मेरी जीवन की सबसे बड़ी जो भूल थी वो मैंने पूना पैक्ट का जो समझौता माना, वो मेरी भूल थी। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आरक्षण का वर्गीकरण है तो फिर वो बात कहां रह गई इस देश में? ये डिमांड तो बहुजनों की है, ये डिमांड तो बहुजनों की है, लेकिन आज जो बहुजन की जहां हम बात करते हैं वो बहुजन आज कहां खड़ा है? वो बहुजन, जो व्यक्ति, जो बहुजन एकता की बात करता है, पहले उच्च कोटि यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं जो उच्च जातियां हैं, जो अप कर गई अपने आप को, वो जातियां बहुत ज्यादा ग्रोथ किए हुए हैं और शुरू से ही वो आरक्षण का बेनिफिट ले रहे हैं। जब संविधान नहीं लागू हुआ था तो 100 का 100 आरक्षण उन लोगों का था, 100% आरक्षण उन लोगों का था। आज बहुजन समाज ने, बाबा साहब ने, चाहे कांशीराम जी थे, चाहे सैनी जी है, चाहे कोई और भी है, बाबा साहब ने इस संख्या के आधार पर इनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात अगर आज डीएससी समाज कह रहा है कि जनसंख्या के अनुपात इनको आरक्षण मिलना चाहिए, तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? जो हमें मिल रहा है उसका हमें, ये डीएससी कमजोर दबा कुचला जो समाज है उसको क्यों नहीं, मतलब लोग मिलने की जो उसकी सुप्रीम कोर्ट ने हामी भरी है
भाई उनको देना चाहिए और मिलना चाहिए, और राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिए गए। फिर इसका विरोध व्यक्ति विशेष यानी कि एक पर्सनल जाति क्यों करे? करे तो पूरा देश करे इसका विरोध, करे तो फिर हर जाति हर व्यक्ति इसका विरोध करे। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है भाई, भारती जी माफ करना, शायद मैं, क्योंकि मेरा अनुभव नहीं है इंटरव्यू का, आप जो बोल रहे हैं वो मुझे समझ में आए ना आए, लेकिन एक बात पक्की है कि लोग इस बात को मान रहे हैं, नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी। जो क्रीम है, क्रीम से जो ऊपर है, वो लोग भी समझ रहे हैं कि जो छाछ रहेगी ना नीचे क्रीम के नीचे, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए, क्रीम का लाभ, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि वो क्रीम में आया नहीं है। और वो जो क्रीम से भी ऊपर जा चुका है, क्रीमी लेयर जो आप बता रहे हो, वो भी ये कह रहा है कि नीचे वाले को मिलना चाहिए। हम पहले वो लोग हमारा विरोध करते कि आरक्षण खत्म ही होना चाहिए, फिर उससे नीचे आने के बाद जो भाई आरक्षण का लाभ ले रहे हैं वो ये आज ये कहने लगे कि इनको मिलना ही नहीं चाहिए। तो ये समाज में कहीं ना कहीं भेदभाव की नीति है, और एक ही माँ के बताते हैं बहुजनों को, वहां एक माँ के बेटों के अंदर ही भेदभाव आ गया। ये कैसी विरचना है? बाबा साहब ने कहा था जाति तोड़ो समाज जोड़ो। आज जो बहुजन जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे में रिश्ते नहीं करते, तो किस तरह जाति खत्म होगी? अगर बहुजन बाबा साहब की इस बात को मानते, अपनी जाति को छोड़ करके अपने दूसरे बहुजन समाज में अगर अपना बेटे का विवाह करते, तो क्या आज SC/DSC की आवश्यकता पड़ती? ऐसा है जी, वो तो फिर आपने वही बात कर दी जो कभी सपने में भी नहीं सोचा जा सकता, और वो प्रश्न आपने खड़ा कर दिया। मेरी समझ से इतिहास गवाह है, शेड्यूल कास्ट के घर सवर्ण जाति का व्यक्ति या बैकवर्ड का व्यक्ति कोई रिश्ता लेके नहीं आया, वो रिश्ता लेके नहीं आएंगे और हम उनके घर जा नहीं सकते। ये एक विडंबना रही देश की, ये समाज की विडंबना रही। बाबा साहब ने तो जाति तोड़ो समाज ठीक बताया। बाबा साहब ने जो अपनी सोच थी उसको सही मायने में तो यही था, बाबा साहब की सोच जो थी कि जब तक रिश्ते आपस में बेटी रोटी का रिश्ता नहीं होगा तब तक ये देश मानसिक रूप से तरक्की नहीं कर सकता और एक नहीं हो सकता। तरक्की तो कर ही नहीं सकता, एक भी नहीं हो सकता। और एक होने का तात्पर्य यह है कि एक बाप का 4 औलाद है, तो जो कुछ बटेगा बाप जो कुछ लेके आएगा सबको बराबर बराबर दे करके संतुष्ट करेगा। चाहे एक बेटा पढ़ लिख करके कामयाब हो गया और चाहे एक बेटा कमजोर पढ़ाई में रह गया, जो पढ़ने वाला था वो तो उच्च श्रेणी का हो गया और जो अनपढ़ था वो कमजोर रह गया। लेकिन बाप का मतलब तो यही है, देश हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो सब पर लागू होता है। अगर कोई इस बात को समझे कि बाप का कर्तव्य निभाते हुए, बड़े का कर्तव्य निभाते हुए सबको बराबर बराबर दिया जाए, ये वो बात है कि जैसे एक बच्चा बीमार हो गया और एक बच्चा स्पुष्ट है, ताकतवर है,
एक बच्चा बीमार कौन हो गया? बीमार हो गया डीएससी वाला। डीएससी वाला बच्चा बीमार हो गया और एक बच्चा ताकतवर है, कुछ उसके अंदर जान, उसको ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है, और डॉक्टर ने कहा कि ये इसको आधा, इसको पूरा 1 गिलास दूध मिलना चाहिए। बाप क्या करेगा? बाप ने जो ठीक ठाक है उसे समझौता करके उसको 1 गिलास, आधा गिलास उसका ले करके जो ठीक ठाक है वो उसको दिया जाएगा कमजोर बच्चे को, तब वो ठीक होगा, तब वो थोड़ा सा ग्रोथ करेगा, वो थोड़ी सी उसमें जान आ जाएगी। जान आने के बाद वो दोनों भाई बराबर चलने फिरने लगेंगे। लेकिन वो एक सिस्टम है। अब यहां ये बात आ गई कि बड़ा भाई तो चाहता नहीं है इस बात को कि मैं अपने हिस्से का आधा गिलास दूध छोटे भाई को क्यों दूं। लेकिन छोटा भाई एक चीज कहता है, मैं कमजोर इसलिए हुआ कि मेरे हिस्से का दूध भी आधा गिलास ताकतवर छीन के पी जाता था, इसीलिए वो बड़ा भाई थोड़ा सा ज्यादा मजबूत रहा और मैं बीमार इसलिए रहने लगा कि मेरे अंदर जो खुराक की कमी थी। अब पिताजी कहां जाएगा? पिताजी क्या करे? पिताजी मजबूरीवश ये देखता रहा और वो अपने काम में मशगूल रहा, अपने काम में लगा रहा, जबकि चाहिए था कुछ ना कुछ देश में कमजोर तबके को उठाना। पहली मैंने बताया कि दूध की जो लेयर, दूध के अंदर जो लेयर, क्रीमी लेयर बोल रहे हैं जिसको, उससे ऊपर वाला भी सोचता है कि सबसे नीचे वाले के अंत्योदय सिस्टम चला दिया। अंत्योदय, आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति का विकास होना चाहिए, आखिरी पंक्ति में खड़ा होने वाले को कुछ सरकार का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ये कैसा लाभ है? क्या पूरा देश, हरियाणा की बात नहीं है, पूरे देश में जहां ये तबका खड़ा हुआ है डीएससी का, जहां आज भी भूखे लोग मर रहे हैं, उनकी तरफ बड़े भाई को सोचना चाहिए कि मैं भी कुछ योगदान करूं। अगर उसकी सोच है, जहां इकट्ठे होकर लड़ने की बात है, जहां अगर ऐसे हम अलग अलग रहें, ऐसे हम अलग अलग रहें, तो मेरी समझ से देश एक दिन जरूर कमजोर होगा, ये समाज जरूर कमजोर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बात कही इकट्ठे होने की। आज अगर बात करें हरियाणा लेवल की या नेशनल लेवल की, तो दोनों ही जगह एससी में बैकलॉग लाखों की संख्या में खाली पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ना तो छोटा भाई कर रहा है ना बड़ा भाई उसके लिए संघर्ष कर रहे, अभी हमें हमारा ये हिस्सा दो। क्यों? जो ऑलरेडी हमारे सामने रखा है उसको तो हम ले नहीं रहे। ऐसा है, डिमांड तो सभी की है, ये छोटे भाई की भी है, बड़े भाई की भी है। ये बैकलॉग को पूरा किया जाना चाहिए, बैकलॉग भरा जाना चाहिए, और उस बैकलॉग भरे जाने से फिर जो तबका कमजोर है वो कमजोर ही रहेगा, उस बैकलॉग में भी उसको उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। इसीलिए इस बैकलॉग को भरने से पहले हम एक बात बताते हैं, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जरूर होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन देश में ये चीज होगी उस दिन देश गरीब और गरीब नहीं होगा, अमीर और अमीर नहीं होगा। जो आप बता रहे हो कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये करने के लिए आज बैकवर्ड की बात कर लो आप बैकवर्ड कहां सोया हुआ है?
बैकवर्ड क्या चाहता है इस बात को कि जो समाज को, जो हमारे बड़े भाई हैं मान लिया चमार जाति में, उनको जो अधिकार मिल रहा है ये, और जो अब हमें मिलेगा, अब देखना आगे आगे चल के देखना इसमें जो विघटन आएगा। उनकी जो आज ये कह रहे हैं कि इनको मिलना चाहिए, उनकी सोच में फिर वो परिवर्तन आ जाएगा कि इनको ये मिल रहा है और हमारे पढ़े लिखे बच्चे रह गए। ये तो समाज की थ्योरी है, चलती रहेगी, लेकिन सरकार इस चीज को देखें कि जो सबसे कमजोर है उसको थोड़ा ऊपर लेके आए, और जो सबसे ऊपर उसने थोड़ा सा, जब भी तो ये ऊपर आएगा। जब तक ऊपरला व्यक्ति नीचे थोड़ा सा नहीं आएगा, समझ गए आप, मतलब एक वजन दूसरे पलड़े में नहीं, ऊपर उठे हुए को दूसरे पलड़े में वजन नहीं, यानी कि पब्लिक उसमें और ज्यादा शामिल नहीं होगी, तो नीचे दबी हुई पब्लिक जो ऊपर नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कर्नल सिंह बागड़ी। अनेक मुद्दों पर उनसे चर्चा करी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं इन सवालों के बारे में, इन जवाबों के बारे में। धन्यवाद, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश सहयोगी राजकुमार के साथ राम राम।